आप देख रहे हैं सैन्य सारांश चैनल। हाय हेलो नमस्ते, स्वागत है आपका एक और नई वीडियो में। इस वीडियो में हम जानेंगे रूस यूक्रेन के बारे में कुछ राजनीतिक रोचक बातें, साथ ही साथ हम दुनिया की भी कुछ बातें करेंगे। ईरान के बारे में कुछ बातें करेंगे, इजराइल के बारे में अगर कुछ इंटरेस्टिंग मिल गया तो हम बातें करेंगे। वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, आपको बहुत सारी खास जानकारियां इस वीडियो से मिलने वाली हैं, ऐसा मेरा विश्वास है। और वीडियो की शुरुआत हम करते हैं राजधानी मॉस्को से। मॉस्को से खबर निकल कर आई थी, फॉरेन मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स यानी विदेश मंत्रालय से स्टेटमेंट निकल कर आया था। इस बात की पुष्टि की गई है कि न्यू स्टार्ट ट्रीटी, जिसके तहत अमेरिका और रशिया अपने न्यूक्लियर वेपन्स पर एक तरीके से अंकुश लगाकर रखते थे, अपर सीलिंग लगाकर रखते थे, इससे ज्यादा न्यूक्लियर हथियार डिप्लॉय नहीं किए जाएंगे या रखे नहीं जाएंगे। इस पर ये जो सीलिंग थी ये अब हट चुकी है, इसकी पुष्टि की गई थी। हालांकि इसी बारे में अगर मैं आपको अमेरिका लेकर चलूं तो अमेरिका से खबर निकल कर आई थी कि ऑफिशियल तौर पर भले ही ये जो ट्रीटी है ये एक्सपायर हो गई हो, लेकिन अनऑफिशियल तौर पर ये जो ट्रीटी है ये अभी भी एक्टिव है, द न्यू स्टार्ट ट्रीटी। इसके बारे में ये लिखा है कि मॉस्को और वॉशिंगटन क्लोज टू अ टैक्टिक एक्सटेंशन ऑफ द न्यू स्टार्ट ट्रीटी अकॉर्डिंग टू एक्सियोस। एक्सियोस एक अखबार का नाम है, नामी अमेरिकी अखबार है ये, जितना मुझे ध्यान आता है। और इनके द्वारा कहा गया कि ये ऑफिशियल तौर पर कोई लीगल एक्सटेंशन नहीं है, लेकिन अमेरिका भी इस बात को जानता है और रूस भी इस बात को जानता है कि अगर ये जो अपर सीलिंग है, रोक लगाई गई है, इससे ज्यादा आप न्यूक्लियर वेपन्स डिप्लॉय नहीं कर सकते, रख नहीं सकते, स्टोर नहीं कर सकते, इसको दोनों ही देश तोड़ने लगे तो ये दुनिया के लिए बहुत घातक होगा। और दोनों ही देश अनऑफिशियल तौर पर अभी भी इसका पालन कर रहे हैं। एक पॉलिटिकल एग्रीमेंट की तरह है, एक अनऑफिशियल समझौता है, ऑफिशियल नहीं, लेकिन दोनों देश इस बात को जानते हैं और तैयारियां हो रही हैं। कुछ बातचीत अभी यूनाइटेड अरब एमिरेट्स में भी हुई थी इसी बारे में। अभी तो अनऑफिशियल तौर पर दोनों देश इसका पालन कर रहे हैं, लेकिन यूनाइटेड अरब एमिरेट्स में जब रूस यूक्रेन और अमेरिका के बीच में बातचीत हुई थी, उसी दौरान रूस और अमेरिका के बीच में इस मुद्दे पर भी थोड़ी बहुत बातचीत हुई थी। बात करें कि जो अबू धाबी यूनाइटेड अरब एमिरेट्स में मीटिंग हुई थी तीनों देशों के बीच में, इसका क्या कुछ रिजल्ट निकला? कुछ खास नहीं, ना के बराबर ही रिजल्ट निकला जिसकी मुझे उम्मीद थी। हाँ, एक रिजल्ट निकला जिसको कि हमने देखा भी था इस वीडियो के ठीक पिछली वाली वीडियो में, जो कैदियों की अदला बदली देखने को मिली थी, 157 के बदले 157, जो कि हमने इस वीडियो के ठीक पिछली वीडियो में जिक्र किया था, जिसका 314 कुल ये संख्या निकल कर आ जाती है। दोनों देशों के कैदियों की अदला बदली के ऊपर समझौता एक हो गया था, इससे ज्यादा और कुछ नहीं निकला था। ये तो नॉर्मल हालात में भी ऐसा समझौता हो सकता था, इसके लिए अलग से यूनाइटेड अरब एमिरेट्स जाने की क्या जरूरत थी। लेकिन हाँ, अगर अमेरिका को इस बारे में कुछ ज्यादा इंटरेस्ट था तो वो इंटरेस्ट रूस की तरफ से इसको मान लिया गया। अमेरिका की एक प्रकार से बात मान ली गई कि ठीक है, चलिए हम आ जाते हैं। दिमित्री मेदवेदेव ने बताया था कि विंटर इज कमिंग। इन्होंने ने बताया था कि जल्दी ही इनका कहना, इनका इशारा इस तरफ था कि जल्दी ही ये जो न्यू स्टार्ट ट्रीटी है इसको रिन्यू करना पड़ेगा, नहीं तो बहुत बड़ी दिक्कतें हो सकती हैं दुनिया के लिए। 1972 के बाद पहली बार है जब ऐसी कोई ट्रीटी इफेक्ट में नहीं है। ऐसी बहुत सी ट्रीटीज पहले हो चुकी हैं सोवियत संघ और अमेरिका के बीच में, जिनके नाम हैं जैसे कि सॉल्ट 1, सॉल्ट 2, स्टार्ट 1, स्टार्ट 3, सॉल्ट, न्यू स्टार्ट। और ये जो न्यू स्टार्ट थी ये एक्सपायर हो गई है, अब इसके बारे में कुछ करना पड़ेगा। रूस के द्वारा ऐसे कुछ ड्रोन्स उपयोग भी किए जा रहे हैं यूक्रेन में, जिनके ऊपर एफपीवी ड्रोन्स रखकर, और एक तरीके से रखकर नहीं, लेकिन इन लॉन्ग रेंज अटैक ड्रोन्स का उपयोग करके और राजधानी कीव की और नॉर्मल एफपीवी ड्रोन्स भी छोड़े जा सकते हैं। ऐसा एक ड्रोन मार गिराया गया था राजधानी कीव के आसमानों में, जो कि एक बहुत अच्छी बात नहीं है।
इस चार्ट से देखिए कि यहाँ पर कितने क्या संख्या बल देखने को मिलता है। अगर देखें तो इसमें हालांकि ये रूसी भाषा में लिखा है, लेकिन इसमें कोई बहुत ज्यादा सोचने विचारने की जरूरत नहीं है। मैं आपको बता देता हूँ, पहला स्थान ये रशिया का है, जिनके पास टोटल वॉरहेड्स 5,459 यानी 5,459 देखने को मिलते हैं। इसमें जो गाढ़े नीले रंग में है ये डिप्लॉयड वॉरहेड्स है, जिनकी जानकारियां ओपन सोर्स इंटरनेट पर उपलब्ध कई बार हो सकती है। और रूस के लिए ये संख्या लगभग लगभग और अमेरिका के लिए लगभग लगभग एक जैसी ही देखने को मिलती है, बहुत ज्यादा अंतर नहीं है। अमेरिका के पास कुल न्यूक्लियर हथियार आज की डेट में 5,177 देखने को मिलते हैं। चीन के पास ये संख्या 600 रिपोर्ट की जाती है, लेकिन असल संख्या से ज्यादा हो सकती है, क्योंकि चीन की असलियत मैं या कोई अखबार सही सही जानता नहीं है। ये एक ऑनेस्ट बात है। कोई अगर क्लेम करता है कि वो चीन की खबरें एकदम सही सही जानता है, तो वो झूठ बोल रहा है, अपने आप से झूठ बोल रहा है, दुनिया से तो बाद में बोल रहा है। और उसके बाद ये फ्रांस, मेरे ख्याल से हाँ, फ्रांस के पास 290 न्यूक्लियर हथियार है, जो कि लगभग लगभग पूरी तरीके से डिप्लॉय करके रखता है। फ्रांस फ्रांस की एक खास बात यह है कि ये फ्रांस अपने सारे न्यूक्लियर हथियार लगभग डिप्लॉय करके रखता है। 290 में से 280 इन्होंने, फ्रांस ने अपने जो न्यूक्लियर सबमरीन्स है इसमें डिप्लॉय करके रखे हैं। और चीन ने मात्र 24 ही डिप्लॉय करके रखे हैं, 576 स्टोरेज में रखे हुए हैं। और इसके अतिरिक्त उसके बाद फिर यूनाइटेड किंगडम आ जाता है, 225 इन्होंने भी लगभग आधे डिप्लॉय करके रखे हैं, आधे स्टोरेज में है। उसके बाद भारत आ जाता है, 180 की संख्या। भारत के पास हम न्यूक्लियर हथियार तो है, लेकिन भारत ने डिप्लॉय करके नहीं रखे, ये सारे स्टोरेज में रखे हुए हैं। पाकिस्तान ने भी 170 अपने स्टोरेज में रखे हुए हैं। इसराइल के बारे में कहा जाता है कि न्यूक्लियर हथियार है इसराइल के पास, और हालांकि ऑफिशियली इसराइल इस बात को स्वीकार नहीं करता है, लेकिन हाँ, न्यूक्लियर वॉरहेड्स स्टोर करके रखता है इसराइल। 80-90 के आसपास ही बताए जाते हैं। नॉर्थ कोरिया, उत्तर कोरिया के पास 50 के आसपास ये संख्या रिपोर्ट की जाती है। और अब हम देखते हैं यूक्रेन से कुछ इंपॉर्टेंट खबरें। यूक्रेन से कुछ जरूरी खबरें निकल कर आई थी। एक खबर मैं आपको बताता हूं, देयर विल बी नो इलेक्शन। यूक्रेन में कोई इलेक्शन नहीं होने वाले हैं। इस बात को जेलेंस्की की पार्टी के बहुत सारे सांसदों ने बता दिया है। वेरखोवना राडा नेशनल कमेटी यूक्रेन की भी इस बात को लगभग स्वीकार कर चुकी है। जब तक ये युद्ध चल रहा है तब तक कोई इलेक्शंस नहीं होने वाले हैं। ये जो हवाई बातें उड़ती रहती हैं, इलेक्शन की तैयारी की एक समय उड़ती थी, ये मुझे पहले भी पता था कि ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। इलेक्शन अगर हो गए तो जेलेंस्की का हारना निश्चित है, और जेलेंस्की अपनी कुर्सी को बचाने के लिए इलेक्शंस होने नहीं देंगे। स्टारलिंक टर्मिनल्स सीज फंक्शनिंग, हाँ, इसके ऊपर हमारा थंबनेल भी डिजाइन हुआ है। स्टारलिंक टर्मिनल्स अब काम नहीं कर रहे हैं। रूस और यूक्रेन दोनों के लिए ही अभी काम नहीं कर रहे हैं, लेकिन ये जो इन पर इनको स्विच ऑफ किया गया है एक तरीके से, रूस यूक्रेन की धरती, ये जो युद्ध की धरती है, इसके लिए ये फैसला एलॉन मस्क के द्वारा ही लिया गया है। एलॉन मस्क ने इस बात को कंफर्म किया है कि यूक्रेन के लिए कुछ समय बाद ये सर्विस चालू हो जाएगी, स्टारलिंक इंटरनेट की सैटेलाइट के द्वारा, लेकिन रूस के लिए चालू नहीं होगी। एक व्हाइट लिस्ट, आईपी एड्रेस की एक पूरी लिस्ट तैयार की जा रही है यूक्रेन के लिए, और ये लिस्ट तैयार होने के बाद इसको डेटाबेस में स्टोर करके, फीड करके, और उसके बाद यूक्रेन के जो ड्रोन है वापस से स्टारलिंक का इंटरनेट उपयोग कर पाएंगे रूस की धरती पर हमला करने के लिए। लेकिन रूसी ड्रोन्स को कुछ और खोजना पड़ेगा, रूसी ड्रोन्स को कुछ सॉफ्टवेयर अपडेट्स करने पड़ेंगे, या तो फिर रशियन सैटेलाइट्स जो कि हैं इनके माध्यम से कुछ सहायता लेनी पड़ेगी। लेकिन कहने का मतलब कि हाँ, अब रशियन ड्रोन्स, रूसी ड्रोन्स स्टारलिंक के इंटरनेट का उपयोग नहीं कर पाएंगे, और रूस को इसका सलूशन खोजना पड़ेगा। अमेरिका पूरी तरीके से सहायता यूक्रेन की कर रहा है। सरकार भले ना कर रही हो, ऐसा दिखा रही हो कि हम नहीं कर रहे हैं, हालांकि सरकार भी करती है। और जो जो प्राइवेट कंपनीज है जैसे कि एलॉन मस्क की स्टारलिंक, ये तो पूरी तरीके से करती है। जेलेंस्की ने कहा था कि पुतिन ट्रंप से भयभीत है, यूरोप से भयभीत नहीं है। ट्रंप पुतिन, हाँ, पुतिन यूरोप से भयभीत नहीं है।
पुतिन इज नॉट अफ्रेड ऑफ यूरोप बट पुतिन इज अफ्रेड ऑफ ट्रंप। ट्रंप का क्या भय सता रहा है पुतिन को, ये खुद बेहतर जानते होंगे। मेरे समझ में तो नहीं आता कि ट्रंप से आखिर क्यों डरेंगे पुतिन। फॉर पीस मोर यूक्रेनियंस कंसिडर द वंस अनथिंकेबल सरेंडरिंग लैंड। यूक्रेन में ऐसे लोगों की संख्या धीरे धीरे बढ़ रही है जो कि शांति लाने के लिए रूस को अपनी धरती सौंपने के लिए तैयार है। इसमें कोई हैरानी की बात नहीं है। लेकिन हैरानी की बात एक ये है, न्यू ड्राफ्ट ऑफ द सिविल कोड। ये खबर आप ध्यान से देखिए, ये बहुत जरूरी खबर हो सकती है। यूक्रेन में हो सकता है बहुत जल्दी एक लॉ पास कर दिया जाए जिसके द्वारा अगर आप चाहें, अगर आप यूक्रेन के नागरिक हैं तो आप कोर्ट से परमिशन लेकर, अदालत से परमिशन लेकर इस बात की और 14 साल की उम्र में शादी कर सकते हैं। इसके लिए कंडीशन है कि गर्ल मस्ट गेट प्रेग्नेंट और गिव बर्थ टू अ चाइल्ड। एक 14 साल की, 15 साल की जो बच्ची है या कहे लड़की है वो प्रेग्नेंट होनी चाहिए या फिर एक बच्चे को जन्म दिया जाना चाहिए उसके द्वारा। इन कंडीशंस की शर्त पर आप 14 साल, 15 साल में शादी कर सकते हैं। ऐसे ऐसे कानून अब यूक्रेन में पास हो रहे हैं। और आपको बता दें कि यूक्रेन में अभी इस समय जब मैं ये वीडियो बना रहा हूं तब 16 साल के लिए ऐसे कानून एग्जिस्ट करते हैं। आप चाहें तो 16 साल की उम्र में यूक्रेन में शादी कर सकते हैं कोर्ट से, अदालत से ऑर्डर लेकर। और अब इसको और कम करके 14 साल तक लाया जा रहा है। हालांकि जो नेचर के लॉज होते हैं, जो प्रकृति के नियम कहते हैं कि 14 साल से पहले कोई स्त्री या कहें कोई वोमेन, कोई औरत, कोई लड़की, कोई बच्ची मां नहीं बन सकती, प्रेग्नेंट नहीं बन सकती। अगर ये थोड़ा सा इसमें फेरबदल हो जाए, मान लीजिए कि प्रकृति ऐसे नियम बना देती है कि 8 साल की उम्र में भी कोई लड़की प्रेग्नेंट हो सकती है, तो यूक्रेन में 8 साल के लिए भी कानून आ जाएगा कि आप 8 साल की उम्र में शादी कर सकते हैं। हमारे यहाँ तो जो बाल विवाह है यानी 18 साल से पहले शादी, वो गैर कानूनी है। लेकिन यूक्रेन में इसके लिए अलग से कानून है। अब ये एक बहुत 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 ज्यादा खराब स्थिति है। इससे ज्यादा खराब स्थिति आप क्या इमेजिन कर सकते हैं किसी देश के लिए। खैर, ईरान से कुछ बातें करेंगे। ईरान और अमेरिका के बीच में जो बातचीत होने वाली थी शुक्रवार के दिन तुर्की में, इसके बारे में खबर निकल कर आई कि ईरान की रिक्वेस्ट पर इसको ओमान में शिफ्ट कर दिया गया। लेकिन फिर खबर निकल कर आई कि अमेरिका इसमें और चीजें भी चर्चा करना चाहता था, जैसे कि ईरान अपनी जो लॉन्ग रेंज मिसाइल्स है, इनकी जो रेंज है कम करे, अपनी मिसाइल्स पर रोक लगाए, हिजबुल्ला हूती संगठन इनको सपोर्ट देना बंद करे। ऐसे मुद्दों पर भी चर्चा करना चाहता था अमेरिका। इसी कारण से ईरान और अमेरिका के बीच में जो वार्ता होने वाली थी ये अब नहीं होगी, ऐसा कुछ सूत्रों के द्वारा कहा गया। और कुछ सूत्र ये कह रहे हैं कि अभी भी ये जो वार्ता है ये हो जाएगी। इस बारे में बहुत ज्यादा अभी स्पष्ट रूप से कहा नहीं जा सकता, हालांकि ये स्पष्ट हो जाएगा। अगर ये बातचीत तो होगी तो भी ये युद्ध होगा ईरान और अमेरिका के बीच में। अगर ये बातचीत नहीं होगी तो भी ये युद्ध निश्चित तौर पर ईरान और अमेरिका के बीच में देखने को मिलेगा। और हूती संगठन, हूती विद्रोहियों के द्वारा ये ऐलान कर दिया गया है कि जल्दी ही ये अमेरिकन शिप्स के ऊपर हमले भी शुरू कर देंगे। एक वीडियो भी इनके द्वारा लॉन्च किया गया था जो कि मैं बहुत तेज तर्रार मोड में फास्ट फॉरवर्ड करके आपको दिखा रहा हूं। इस वीडियो के द्वारा हूती संगठन के द्वारा संदेश दिया गया अमेरिका को कि अगर आप युद्ध शुरू करते हैं ईरान के साथ तो आपके जो एयरक्राफ्ट कैरियर है, आपके जो नेवी जहाज हैं, जंगी जहाज, आपके जो ऑयल टैंकर्स हैं इस इलाके में, समुद्र में, इन पर हम हमला करेंगे और कोई भी जहाज सेफ नहीं है। और एक आखिरी खबर, यहाँ पर ईरान के ऊपर एक कैबिनेट मीटिंग इजराइल में भी हो रही थी। इजराइल का मानना है कि जैसे ही ये युद्ध शुरू होगा ईरान के खिलाफ अमेरिका और इजराइल का, वैसे ही हिजबुल्ला संगठन उत्तरी छोर से हमला कर देगा इजराइल के ऊपर, और इसी की तैयारी भी कर रहा है इजराइल। सीरिया में रशियन रिप्रेजेंटेटिव्स कुछ आए थे, रशियन फोर्सेस जो सीरिया में अभी भी कुछ हैं, टार्टस और हेमेइमिम
नाम से ये जो एयरबेस ऑपरेट करती हैं। जैसे कि ये देखिए, मैं आपको दिखाता हूँ, सीरिया में आज भी रशियन एयरफोर्स थोड़ी बहुत ऑपरेट करती है। ये रहा इनका एयरबेस, इसी एयरबेस से रशियन एयरफोर्स ऑपरेट करती है थोड़ा बहुत इस इलाके में, और इनके फ्यूचर के ऊपर बातचीत हो रही है रशियन सरकार और सीरियन सरकार के बीच में। इस वीडियो के लिए इतना ही। लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करना मत भूलिएगा। ऐसे इंफॉर्मेटिव वीडियोस रोजाना देखने के लिए। हैव अ गुड डे, बाय बाय।